आज मैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचालित BA सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर के आई हूँ, जो कि इतिहास विषय से संबंधित होगा। इतिहास विषय के संबंध में जो BA सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, उसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे, जिसका कालक्रम होगा 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। इस सिलेबस के अलावा मैं आपसे आज ये भी बात करूँगी कि प्रत्येक यूनिट पर मेरी रणनीति क्या होगी। इसके साथ ही साथ आंसर राइटिंग किस तरह से कराई जाएगी, ये पूरी रणनीति आज आपके साथ में चर्चा करूँगी। और आज अपने अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि आप एक लक्ष्य अपना बना लीजिए कि मुझे कितने परसेंटेज लाने हैं। जितना भी आपको लाना है, आप हम उससे 5% 10% ज़्यादा वर्क करेंगे, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकें। और इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। आप प्रत्येक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का आंसर करूँगी। अगर कोई स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग करने का भी इच्छुक होगा, लेकिन उसमें आपको पहले आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे साथ साथ। केवल मेरे कराने से नहीं होगा, आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस पर सारी चर्चा करेंगे आगे। अभी पहले हम सिलेबस पर बात करते हैं। तो प्रारंभ करने से पहले मैं हूँ नितिका सिंह, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जितनी भी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रारंभ करते हैं, आज का सिलेबस देखते हैं हम लोग। तो पहला यूनिट है प्रारंभिक तुर्क और खिलजी। तो देखिए, ये जो 2 यूनिट है, इसमें दिल्ली सल्तनत के इन 2 यूनिट में कोई भी स्पष्टता नहीं है। केवल लिख दिया है प्रारंभिक तुर्क और खिलजी। तो इससे हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि हमें कहाँ से अध्ययन करना है, किस सुल्तान के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, किसके बारे में नहीं, किसको छोड़ें। तो इस तरह से इन 2 यूनिट में हम देख रहे हैं कि हमें स्पष्टता नहीं है। फिर भी मैं बता रही हूँ, जो आपका कालक्रम है वो 1206 से 1757 ईस्वी तक है। तो हम 1206 में से अपना अध्ययन शुरू करेंगे। तो 1206 में जो है ऐबक भाई साहब जो है गद्दी पर बैठते हैं, तो वहाँ से हम अध्ययन शुरू करेंगे। और मेन शासकों के बारे में ज़्यादा हम पढ़ेंगे। और जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बैठते हैं गद्दी पर, तो उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं। और फिर अगर हम इन छोटे छोटे शासकों को अगर छोड़ते चलेंगे, तो फिर निरंतरता भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भंग होगी। अगर निरंतरता भंग होगी तो आपको हिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम सारे शासकों को कवर करेंगे। लेकिन जो जैसे कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, उसके बाद फिर आपके इल्तुतमिश पे हम अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे। उनके राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी, वो सारे हिस्ट्री को इस तरह से हम बांट के पढ़ेंगे, ताकि आपको जो आपका व्यूज़ हो, जो आपका विजन हो, वो एकदम क्लियर हो इस अपने सिलेबस को लेकर के, उसमें आपको कहीं कोई डाउट ना आए। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। और खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के पूरा अच्छे से इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आएंगे ही आएंगे। क्योंकि जैसे बाजार व्यवस्था है इनकी, अलाउद्दीन खिलजी की, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, तो वो आएंगे। और प्रत्येक चैप्टर के बाद, जैसे मेरा प्रत्येक चैप्टर जब मैं कंप्लीट करूँगी, या प्रत्येक क्लास के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग करवाऊंगी। और क्वेश्चन आंसर मैं क्वेश्चंस दूंगी, आप उसके आंसर्स लिख करके मुझे मेरे ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको सुविधा दूंगी। और सबके लिए ये फ्री होगा, ओपन होगा सबके लिए। आराम से यूट्यूब पे आइए और आराम से अपने क्लास को कंप्लीट करिए। तो ये मेरा लक्ष्य है, और आप भी अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपको भी अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुगलक और लोदी। ठीक है, तो इसमें तुगलक और लोदी, तो यहाँ पे सैयद वंश को छोड़ दिया है। देखिए, सैयद वंश को, जो सैयद वंश है उसके बारे में कोई बात नहीं करी है, लेकिन हम सैयद वंश के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि अगर कोई फैक्ट्स आता है, ताकि यहाँ से कुछ भी स्किप ना हो। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में देखिए, अब आ गए आपके मुगल्स। यहाँ पे फिर भी जो आपका सिलेबस है वो अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो इसके बारे में, इसको हम देखते हैं। मुगल में हम बाबर, हुमायूं के राजनीतिक हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे, राजनीतिक इतिहास पर चर्चा करेंगे। इनकी विजय कैसे, किस किस तरह से ये इन्होंने विजय प्राप्त की, और ये इन्होंने भारत पर शासन किया, इस पर हम बात करेंगे। फिर शेर शाह सूरी के संबंध में, शेर शाह सूरी जो शासक था, उनके प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था के विषय में भी हम बात करेंगे, क्योंकि शेर शाह सूरी का शासन आने वाले जो शासक हैं उनके लिए एक धरातल का काम करेगा, उनके लिए एक पृष्ठभूमि का काम करेगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम अकबर से शाहजहां, उनकी हम मनसबदारी व्यवस्था, राजपूत नीति और विशेषकर महाराणा प्रताप के संबंध में। ठीक है,
तो इस पर हम चर्चा करेंगे और इनकी धार्मिक नीति के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अकबर से शाहजहां, तो हम जहांगीर को छोड़ने नहीं वाले हैं, तो हम इस पर जहांगीर के विषय में भी बात करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि चित्रकला का जो विकास इनके समय में ही प्रारंभ हुआ, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और नेक्स्ट यूनिट देखिए, औरंगजेब। औरंगजेब की हम राजपूत नीति, धार्मिक और दक्कन नीति के बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मुझे एक कोट याद आ जा रहा है यहाँ पर औरंगजेब को लेकर के, कि जिस तरह से स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का अंत कर दिया, उसी तरह दक्कन के नासूर ने जो है औरंगजेब का अंत कर दिया। औरंगजेब के अंत के साथ ही हम देखते हैं कि किस तरह से मुगलों का पतन हो गया, और बाद में फिर वो अंग्रेजों का शासन, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और किस तरह से फ्रांसीसी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सब आगे की बात है। तो इसके बाद ही हम वो देखते हैं। तो मुगलों का पतन और विघटन के बारे में हम बात करेंगे कि किस वजह से मुगलों का विघटन हुआ। और नेक्स्ट देखिए, फिर आप नेक्स्ट यूनिट देखिए। नेक्स्ट यूनिट में है शिवाजी के अधीन मराठाओं का उदय, मतलब शिवाजी के संबंध में मराठाओं की जो उत्पत्ति है उसके बारे में हम बात करेंगे। उनके प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, हिंदू पदशाही की अवधारणा और उत्तर मुगल। लेटर मुगल में हम बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, इस तरह से जो है जो शासक हुए उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये औरंगजेब के बाद ये मुगलों के पतन का जो उत्तर मुगल में ये किस तरह से उत्तरदायी रहे ये शासक भी, तो उस सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में स्थापत्य कला और चित्रकला का विकास। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई बार स्टूडेंट्स को यहाँ पे इतने फैक्ट्स लगते हैं, वो इतने बल्कि फैक्ट्स उनके लिए हो जाते हैं कि उनके लिए याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम इसको मैं इतने अच्छे से आपको कवर कराऊंगी, शायद आपको चीज़ें टिप पे याद हो जाएंगी। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और इस पर हम अच्छे से, और आपको नोट्स भी मिलेंगे इसके, कोई बिल्कुल परेशान मत होइएगा अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। तो मेरे लेक्चर्स को ही आप देखिए, और वो जो भी आपको PDF है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट यूनिट देखिए, भारत में सूफीवाद का विकास, ठीक है, भक्ति आंदोलन और उत्तर भारत में पुनः सुदृढ़ीकरण। तो इस तरह से ये आपका 8 यूनिट में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस को हमें ध्यान में रखना है, उसी के आसपास हमें पढ़ाई करनी है, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब देखिए, लास्ट में मैं अपनी रणनीति आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी जो रणनीति होगी, मैंने पहले ही बताया, आंसर राइटिंग मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होगा। उसमें किस तरीके से हमें पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए, फिर उसमें हमें कौन से डायग्राम बनाने चाहिए, कहाँ पे किस तरह का डायग्राम का, वो भी बोझिल नहीं लगना चाहिए, प्रोफेसर जो वहाँ कॉपी चेक करें, तभी आपके नंबर्स अच्छे आएंगे। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट नोट्स कितने शब्दों का होना चाहिए, वो किस तरीके से आपको लिखना है, और फिर आपको जो वन लाइनर फैक्ट हैं वो भी आपको किस तरीके से याद करने हैं, ये सारा मैं हर चैप्टर में आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो इतिहास का अध्ययन है वो स्रोतों के बगैर अधूरा है, लेकिन मैं स्रोत आपको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी। इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि जितने भी दरबारी इतिहासकार हुए या फिर बाहर से जितने भी यात्री आए, तो उनको एक साथ अगर मैं दे दूं तो आपको याद नहीं होगा। मैं चैप्टर वाइज उनको कंप्लीट कराते जाऊंगी, तो वो आपको याद भी होगा, आपके लिए रिलेवेंट भी होगा। तो इस तरीके से इजी टू इजी वे में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज़ आप भी मेरा साथ दीजिएगा, ऐसा ना हो कि मैं कराती जाऊं और मुझे उधर से कोई मोटिवेशन ना मिले, तो फिर चीज़ें नहीं चल पाती हैं। तो इस तरीके से काम करना है अपन को। क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ये तो मैंने पहले ही बोला है। हाँ, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी बात होगी कि मैम आपकी क्लास के अलावा हम क्या करें। अगर आपको टाइम मिलता है, क्योंकि देखिए केवल हिस्ट्री ही नहीं है, आपके पास अन्य सब्जेक्ट भी होंगे, हैं ही, ठीक है, अन्य सब्जेक्ट हैं ही, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है। तो लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना ही चाहता है इसके अलावा भी, तो फिर 2 बुक्स मैं रिकमेंड करूंगी। एक तो सतीश चंद्रा की 2 वॉल्यूम में आती है, वो बुक आप देख सकते हैं, या फिर आदर्श वादीलाल श्रीवास्तव की बुक है। इस तरीके से आप कोई इनमें से कोई भी एक बुक आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि मेरे नोट्स से बाहर, मेरे
मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी उससे बाहर, ये गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा जाएगा। और अगर आपने मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप जिस दिन एग्जाम दे के आएंगे, आज मैं कह रही हूँ, अभी मेरे कोई भी क्लास मैंने डाला नहीं है, अभी कोई भी क्लास मेरी अपलोड नहीं है, लेकिन एग्जाम से पहले मैं इसे कंप्लीट कराऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और दूसरा, इस बाउंड्री के बाहर, अपनी क्लास की बाउंड्री के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये मेरा दावा है, आज मैं ये दावा कर रही हूँ। और अगर आप उस एग्जामिनेशन हॉल में आप इस बात को मेरी याद रखेंगे और याद करेंगे कि मैम ने ये बात कही थी, ठीक है ना। तो चलिए आज से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो धन्यवाद, राधे राधे।